कैसे हो बच्चों? सही हो? करें स्टार्ट। बेटा देखिए, आज पढ़ेंगे 12th क्लास का चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हमारे पास दो तीन अलग अलग टॉपिक हैं। आज जो टॉपिक पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1। ठीक है, अगर आप ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हो तो जो हमारे अलग अलग टॉपिक हैं उस टॉपिक की सबसे अच्छी बात ये है कि तीनों टॉपिक अलग अलग ही हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट। सही है ना बेटे? तो आज जो पढ़ेंगे ये बिल्कुल अलग है, जो कल पढ़ेंगे वो इससे अलग है, जो परसों पढ़ेंगे वो इससे अलग है। तीनों में कॉमन चीज क्या है? तीनों में कॉमन चीज ये है कि डिफरेंशिएशन। हमें उनका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डेरिवेटिव आना चाहिए, जो हम 5th चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, बस यही चीज कॉमन है। बाकी डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है एक, ये अलग एप्लीकेशन है, अगली एक्सरसाइज अलग एप्लीकेशन है, उससे अगली एक्सरसाइज अलग एप्लीकेशन है। तो हम अलग अलग एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसकी, डेरिवेटिव की। सही है बेटा? तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा रिवाइंड कराऊं पिछली बात, हमने 9th क्लास में कुछ पढ़ा था कि हमारे पास एक फोर्स है। क्या है? फोर्स। ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? m1 m2 के। अगर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, m1 और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, इनके बीच में डिस्टेंस है r, तो इनके बीच में फोर्स लगती है। लगती है, पढ़ा था ना? और आगे क्या लिखा था? F डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये पढ़ा था, याद है? बस मुझे ये सिंबल समझाना है आप लोगों को। ये किसका सिंबल है? प्रोपोर्शनल का। अच्छा, इसको कैसे पढ़ते हैं आगे देखना। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख दिया था? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r² लिख दिया था। अगर मैं इनको अलग अलग पढ़ूं, ये चीज पढ़ी थी मेनली हमने, फिर बाद में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने कुछ कांस्टेंट मान लिया था, m1 m2/r²। ये आ गया था बाद में जाके इक्वल आया था जब हमने कुछ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, वो बात अब इधर देखिए, इसकी बात करते हैं जो मैंने बिल्कुल मिडिल में लिखा है। इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है बेटा। क्या डिफरेंस है? देखिए, अगर मैं दो मास है मेरे पास, अगर मैं मास का प्रोडक्ट मतलब कि मास को चेंज कर दूं, m1 की वैल्यू बढ़ा दूं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ रहा है तो फोर्स भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर मैं किसी का एक मास कम कर दूं तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कम। तो इसका ये फोर्स भी क्या हो रही है फिर? तो जितना ज्यादा मास है मतलब उतना ही ज्यादा फोर्स है, जितना कम मास है मतलब उतना ही कम फोर्स है। मतलब कि मास के चेंज होने से किस में चेंज आ रहा है? फोर्स में चेंज आ रहा है। इधर आ जाओ, अगर r² बढ़ रहा है मतलब कि डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है और ऑब्जेक्ट यहां पर है। अगर चुंबक से ले लेते हैं, मैग्नेट से, जितनी पास में मैग्नेट होगी फोर्स क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग। जितनी दूर जाएगी फोर्स कम हो जाएगा। वही चीज है, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, अगर वो दूर जाएगा तो डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है ना? डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ेगी, आर बढ़ेगा तो फोर्स कम। अगर डिस्टेंस कम हो रही है तो फोर्स, मतलब कि आर चेंज होने पर फोर्स भी चेंज हो रहा है। इसमें इसके बढ़ने से ये बढ़ रहा था, इसके घटने से ये घट रहा था। इसमें रेट डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स घट रही है, डिस्टेंस के कम होने से फोर्स बढ़ रही है। चेंज हो रहा है ना, वही है हमारा रेट ऑफ चेंज। चेंज की बात की, अभी रेट की तो बात ही नहीं की। चेंज समझ में आया? बस ये चेंज ही समझना है हमें कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है, उसके चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ठीक है, बस वही चेंज पढ़ना है कि एक क्वांटिटी के चेंज होने से हमारे पास दूसरी क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है वो चेंज क्या है, वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव पढ़ा था, 5th चैप्टर पढ़ लिया ना? इसको रब कर दूं? ये तो समझ में आया ना? क्या समझना था? बस एक क्वांटिटी की चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी में क्या रहा है। हमने ये 9th क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल यही पढ़ा था ना? अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं रेट ऑफ चेंज की। रेट ऑफ चेंज क्या होगा कि हमारे पास कोई क्वांटिटी में चेंज तो आ रहा है, पर किस स्पीड से चेंज हो रहा है? फोर्स चेंज हो रहा है मास के चेंज होने से, पर कोई तो होगा ना कि हर सेकंड इतनी स्पीड, मतलब कि हर सेकंड में इतना चेंज आ रहा है। इंस्टेंटेनियस चेंज बताना है कि कितना चेंज आ रहा है। किसी क्वांटिटी में चेंज कर दिया तो तुरंत दूसरी क्वांटिटी में कितना चेंज आया। सबसे बढ़िया एग्जांपल बॉयज तुम्हारे लिए, जब आप थोड़े से बड़े हुए, आपको जब बाइक चलानी आई और जब कभी अकेले बाइक मिल गई, क्या करते थे? एकदम से एक्सेलरेट करते थे। जब आपने एक्सेलरेट किया तो बाइक की स्पीड एकदम से बढ़ती थी। तो एकदम से वो जो आपने एक्सेलरेट किया और आपकी स्पीड बढ़ी है, एक्सेलरेट करने से क्या चेंज हो रहा है? स्पीड में चेंज हो रहा है। और एकदम से बाइक भागती थी। बस वही पढ़ना है कि हमने एक्सेलरेट कितना किया तो हमारी स्पीड भी कितनी बढ़ गई।
उसके चेंज होते ही उसमें कितना चेंज आया, वो उसका रेट हो जाएगा कि उसके रिस्पेक्ट में उसमें कितना चेंज आ रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज। उसको हम किससे लिखते हैं, डी बाय, जैसे कि किसी के रिस्पेक्ट में, कि माई कोई क्वांटिटी है वाई, वो चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। स्पीड चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेट। अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो स्पीड बढ़ जाएगी, अगर मैं रेस ही छोड़ दूं, हम बोलते हैं ना रेस बोलते हैं एक्सेलरेट करने को, तो रेस ही छोड़ दिया तो स्पीड क्या हो रही है, फिर धीरे धीरे डाउन हो रही है। मतलब कि एक के चेंज होने से दूसरे में चेंज आ रहा है, कितनी स्पीड से चेंज आ रहा है, किस रेट से चेंज आ रहा है। रेट का दूसरा यहां पर इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है कि आपने कुछ पैसे किसी को दे दिए, कुछ दिनों के लिए, फिर कुछ महीनों के लिए, फिर कुछ सालों के लिए दे दिए, आप उसको कुछ रेट पर देते हो। आपने 100 रुपए दिए, ठीक है भाई 2 महीने के लिए, 2 महीने के बाद मुझे ना तू 4 रुपए एक्स्ट्रा देना, 1 महीने के 2 रुपए, तो आपने 2% रेट पर दे दिए कि जितने भी अपने पैसे दिए इसके 2% रेट आपको मिलेगा। वो भी रेट ही है, वो भी यहीं से समझ में आएगा कि कितना चेंज आ रहा है, हमारी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी, बाद में कितनी क्वांटिटी आ गई है। तो हमें चेंज पढ़ना है इस चैप्टर में, और जो चेंज होगा वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होगा ही होगा, आप बिना किसी के रेफरेंस में नहीं बता सकते। जैसे कि कोई गाड़ी चल रही है, अगर उस गाड़ी का आपसे डिस्टेंस कम या ज्यादा हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, गाड़ी कैसी है, मूविंग में है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, आपका हुआ। तो ऐसे जब चेंज होता है किसी ने कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट आपका मिलेगा कि उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो समझ में आया चेंज। अब ये चैप्टर करने के लिए ना आपको ना सबसे जरूरी है आपकी 9th क्लास का और 10th क्लास का, 9th क्लास और 10th क्लास का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक बैलून है, क्या है, बैलून, मैंने उसके अंदर एयर ब्लो कर दी, साइज में क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। तो जब उसके अंदर एयर ब्लो हो रही है, क्या क्या चेंज हो रहा है, उसकी रेडियस चेंज हो रही है। जब उसका साइज बढ़ रहा है, स्फेरिकल शेप होती है, उसकी क्या चेंज हो रही है, रेडियस। रेडियस चेंज होने से किस में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में। रेडियस चेंज होने से किस में चेंज आ रहा है, सरफेस एरिया में। तो चेंज आ रहा है ना, किसके चेंज होने से, रेडियस के चेंज होने से। आ गई बात समझ में। तो बोलेगा कि वॉल्यूम में चेंज बताओ, तो वॉल्यूम में चेंज बताने के लिए हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, मुझे बस फॉर्मूला चाहिए इनके, क्या चाहिए हैं, अगर जो भी इनके फॉर्मूला, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो मुझे ऐसे सारे फॉर्मूले चाहिए, जिसमें भी चेंज चाहिए होगा मुझे उसका फॉर्मूला चाहिए। और ज्यादातर हमारे एग्जाम में जो भी चेंज आता है वो सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात करता है हमेशा। तो किसी भी फिगर का कोई भी शेप होगी उसका हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम पता होना चाहिए। अगर आपको वो फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं लिखवाऊं, अगर याद है तो ठीक है, बताओ जल्दी, लिखवा दूं, लिखो तो फटाफट लिखो, जल्दी लिखो फिर फटाफट, मैं बोलता जाऊंगा आप लिखते जाना। क्यूब से स्टार्ट कर लें, मेन 2-3 फिगर है, ज्यादा फिगर नहीं है। सबसे पहली बात हो रही है क्यूब की। अच्छा, इसमें ना एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मैं बता देता हूं। इधर ये क्या शेप है बताओ जल्दी, सिलेंडर है। अब सिलेंडर के ना 2 तरह के फॉर्मूले होते हैं सर, 2 तरह के, देखिए, एक मैंने बोला CSA, एक मैंने बोला TSA, हुए 2 तरह के, हाँ या ना। तो बेटा उसमें लिख कर देगा वो कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा। अगर मैं खाली कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, CSA क्या होगा, 2πRH होगा या नहीं होगा। अगर मैं इसके CSA की बात करूं तो क्या होगा, ऊपर वाला भी ऐड होगा, नीचे वाला भी, और ये बीच वाला भी, क्या बन जाएगा, 2πRH प्लस ऊपर वाला πr² और नीचे वाला πr। जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। कहीं पर अगर सरफेस एरिया लिख दिया है तो उसका मतलब क्या है, कहीं पर कर्व सरफेस एरिया लिख दिया तो उसका मतलब क्या, कहीं पर टोटल लिख दिया तो अलग अलग फॉर्मूले हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, वहां पर भी जरूरत पड़ेगी। मतलब कि फॉर्मूला तो यही लगेंगे, हाँ कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूब की, किसकी, क्यूब की, सरफेस। अच्छा एक चीज बताइए, एक होता है CSA, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया LSA, दोनों में डिफरेंस क्या है।
सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व मतलब कोई चीज मुड़ी होगी, जैसे कि सिलेंडर, ये मेरा मार्कर गोल है, कर्व है, तो इसका क्या आएगा सी एस ए। जो ये रूम है, क्या ये कहीं से कर्व है, कहीं से कर्व, तो ऐसे जिसकी फ्लैट एज हो, फ्लैट साइड हो, उसका क्या बनता है एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया। फ्लैट है ये बोर्ड, तो इसका क्या आएगा लेटरल सरफेस एरिया। मार्कर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ध्यान रखोगे, पजल मत हो जाना। अब बात करते हैं इसकी, तो इसका क्या आएगा लेटरल सरफेस एरिया। मैं लेटरल भी नहीं लिखता, मैं खाली लिखता हूं सरफेस एरिया। क्या होगा इसका सरफेस एरिया, बोलिए 6a²। आप पूरा लिख लेना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना 6a²। थोड़ा सा समझिए, आगे शेप कैसी है, स्क्वायर है, कितने स्क्वायर से बना है ये 6, एक स्क्वायर का a², 6 स्क्वायर का 6a²। ठीक है, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा a³। क्या होगा a³, लिखो फटाफट। आगे फिर हमारे पास क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, और इसका वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच। जल्दी लिखो। वैसे आप कहीं पर अगर ये ढूंढते ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको, पर कोई नहीं कोई नहीं, मैं यहाँ पे कुछ बातें समझा दूंगा साथ के साथ, आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो फिगर आती है सिलेंडर, अगर मैं इसकी सी एस ए की बात करूं, सी एस ए ये आएगा 2πr/h। अगर मैं इसकी टी एस ए की बात करूं, ये आएगा 2πr/h प्लस πr² प्लस πr²। अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं, ये होगा πr²h। फटाफट लिखो। सिलेंडर के बाद हमारे पास आ जाएगा कोन। क्या आ जाएगा, कोन का सी एस ए। देखिए यहां पर अब कोन है, कर्व है ये, तो सी एस ए आएगा, एल एस ए नहीं आएगा। सी एस ए πr/l, और एल का फॉर्मूला होगा √h² प्लस r²। ये होती है हमारी हाइट, और ये होती है हमारी रेडियस, और ये होती है हमारी एल। अगर मैं इसकी बता दूं साथ के साथ, ये इसकी साइड जो है वो कितनी होगी a। ठीक है, चलो अलग मार्कर से लिख के दिखाता हूं। ये साइड होगी, ये कितनी होगी, इसकी लेंथ l है, इसकी ब्रेथ b है, और इसकी हाइट h है। ठीक है, ऐसे ही ये इसकी क्या हो जाएगी रेडियस, तो ये भी क्या है रेडियस, और ये हमारे पास ये क्या है इसकी हाइट। ठीक है बच्चों, ध्यान रखोगे। जल्दी उतारो, आगे करते हैं। चलो आगे हमारे पास आ गया है स्फीयर। क्या आ गया है स्फीयर। बाकी मैंने ना इसकी वीडियो डाल रखी है, तो देख लेना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की 10th क्लास की, एक बार बड़े ध्यान से देख लियो, फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और फिगर भी जल्दी समझ में आ जाएगी। वो तो देख सकते हो, देख लेना। आगे देखते हैं, चलो आगे हमारे पास आ गया स्फीयर। स्फीयर की ये हमारी क्या हो जाएगी रेडियस, तो इसका सरफेस एरिया सी एस ए, और सरफेस एरिया बनेगा इसका कितना बनेगा 4πr², और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा हेमिस्फेयर। क्या आ जाएगा हेमिस्फेयर, जिसकी ये क्या होगी रेडियस, ये भी क्या होगी रेडियस, ये भी क्या होगी रेडियस। तो इसका सी एस ए 2πr², टी एस ए 2πr² प्लस πr², और वॉल्यूम 2/3πr³। मेनली हमें बस ये 6 फिगर पढ़नी है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। किसका कौन, अच्छा कौन का वॉल्यूम रह गया, लो भाई वॉल्यूम 1/3πr²h। लो भाई हो गया। जल्दी उतारो। हो गया, उतार लो। ठीक है बेटा, रेट ऑफ चेंज समझ में आया। एक क्वांटिटी में चेंज आएगा तो उसका असर दूसरी क्वांटिटी पड़ेगा, और वो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, वो किस स्पीड से चेंज हो रही है। अच्छा चेंज बोल रहा हूं मैं बार बार,
इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं बोल रहा। देखो कुछ चीज बढ़ रही है उसका मतलब भी क्या है, चेंज है। कोई चीज घट रही है उसका मतलब भी क्या है, चेंज है। चेंज से मतलब है। अब यहाँ पर एक बात निकल कर आती है डिक्रीजिंग की। अगर कोई चीज डिक्रीज होगी ना, उसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। कैसी आएगी, नेगेटिव में। तो यहीं पर ही बता देता हूं, अगर दो बात रहेंगी, आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया आपने द वैल्यू डिक्रीजेस बाय, तो वहां पर माइनस नहीं लगाना है। अगर आप ये डिक्रीज वर्ड यूज कर रहे हो तो माइनस नहीं आएगा, अगर आपने डिक्रीज वर्ड यूज नहीं किया है तो माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि रेडियस जो आई मेरी डी आर बाई डी टी, जो रेडियस में चेंज आया है वो -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया है। भाई हर सेकंड इतने सेंटीमीटर का चेंज हो रहा है, माइनस क्या बता रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको लिख दूं द चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस कितना, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अभी माइनस लिखा। अगर मैं यहां पर लिख देता डिक्रीज, रेडियस डिक्रीजेज, अगर मैं लिख देता डिक्रीज, फिर तो खाली मैं 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखता। डिक्रीज का मतलब ही है माइनस। चैप्टर में नोटेशन है बेटा ये, क्योंकि आपके पास बुक में जो पीछे आंसर मिलेगा, कोई चीज डिक्रीज हो रही है ना, वो पॉजिटिव की मिलेगी। कैसे मिलेगी, वो नेगेटिव नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि आपको वो स्टेटमेंट की फॉर्म में डिक्रीज वर्ड यूज करके उसने सीधा ये बताया है इस रेट से वो डिक्रीज हो रही है, या फिर इस रेट से वो इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव। तो पीछे आंसर आपके सबके पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव नहीं मिलने वाले। तो घबराना मत इस बात को लेकर, तो यही बता दिया मैंने। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन 6.1, देखिए ध्यान से। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। अच्छा अब यहां पर देखिए, समझिए इस बात को, जिसमें भी चेंज पूछेगा, जिसमें भी उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जिसमें चेंज दे रखा है उसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है, चेंज ही फाइंड करना है, उसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, वो पता होना चाहिए। और जिसका चेंज दे रखा है उसका भी कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, वो भी पता होना चाहिए। और फॉर्मूले हमने अभी जस्ट अभी बताए हैं, बस वही फॉर्मूले होंगे। ठीक है, अभी लिखना कैसे है वो समझते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। विद रिस्पेक्ट टू इट्स, किस में चेंज आ रहा है, एरिया में। तो एरिया को हमने लिख लिया ए, क्या लिख लिया, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, बोलिए, पाई आर स्क्वायर। सर ये तो नहीं बताया आपने। अच्छा रेक्टेंगल का, सर्कल का, स्क्वायर का, इनका एरिया तो फिर भी याद होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। हमें एरिया में चेंज निकालना है, जिसको हमने किससे डिनोट किया, ए से। तो हमें क्या निकालना है, डी ए। किसके रिस्पेक्ट में लिख रखा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में, मतलब हमें डी ए बाय डी आर निकालना है। ए का डेरिवेटिव करना है आर के रिस्पेक्ट में। कर दो, है हमारे पास फॉर्मूला, बस। तो डी बाय डी आर पाई आर, तो कितना आ गया, डी ए बाय डी आर, बोलिए कितना आ गया, ये 2 पाई आर आ गया। ये हमारा चेंज आ गया, क्या आ गया, किस में चेंज आया है, तो एक सेंटीमीटर में दे रखा है ये वैल्यू। अच्छा रेडियस बोल रखी है। एक बात और ध्यान रखना, r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर है, और अगले पार्ट में r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, यही है। रेडियस किस में दे रखी है, तो हमारे पास जो भी यूनिट आएंगी, क्योंकि सेंटीमीटर की बात चल रही है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया में चेंज आ रहा है तो एरिया का की जैसे तो स्क्वायर लगेगा ही। नीचे क्या है, रेडियस है, तो यहां पर सेकंड ना आकर क्या आएगा, सेंटीमीटर। यूनिट ध्यान से लगा देना। अगर नीचे यहां पर आर की बजाय क्या होता, टी, तो यहां पर क्या आ जाता, सेकंड आ जाता, एस आ जाता। पर वहां पर क्या था, आर है तो यूनिट। यूनिट आगे अपनी खुद ही ध्यान रख लेना, मैंने अभी समझा दिया है। जो ऊपर होगा उसकी यूनिट, जो नीचे होगा उसकी यूनिट, कुछ भी हम इस बात से कोई लेना देना, वो यूनिट लगा देंगे। सर फिर ये क्या दे रखा है, बेटा आपने थोड़ा सा अगर ध्यान हो, हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, कुछ पर्टिकुलर की बात करते हैं, जैसे 9 चैप्टर में भी करेंगे। ये कुछ पर्टिकुलर की बात हो रही है, जब रेडियस 3 है तो एरिया में कितना चेंज आ रहा है, ये हमने क्या निकाला, एरिया में चेंज। ठीक है ना, पर इसमें रेडियस कुछ भी हो सकती है, रेडियस इस स्पीड से वो चेंज हो रहा है एरिया, पर रेडियस जब 3 है तब कितना चेंज होगा, तो वैल्यू पुट कर देंगे व्हेन r इक्वल्स टू 3, तो डी ए बाय डी आर 2 पाई 3
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, कितना बन गया ये 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ये हमारा आंसर आ गया। जब भी कभी भी कुछ पर्टिकुलर की बात करेगा वो सबसे लास्ट में काम होगा। पहले जिसमें चेंज पूछ रखा है उसका चेंज निकालो, और जिसमें चेंज पूछ रखा है ना उसका फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, बस उसी का ही डेरिवेटिव लेना है। जिसमें चेंज पूछेगा उसी का ही डेरिवेटिव लेना, मतलब उसका फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। सर कुछ के फॉर्मूले नहीं बनेंगे तो कुछ और रिलेशन बनेगा, जैसे कुछ राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, इसमें कौन सा एरिया लगाओगे, एरिया की बात ही नहीं कर रही। उसने परपेंडिकुलर में चेंज बोल दिया हाइपोटेन्यूज की वजह से, किसमें चेंज बोला परपेंडिकुलर में, किसकी वजह से हाइपोटेन्यूज की वजह से या फिर बेस की वजह से। तो इसमें कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा, बनता है रिलेशन एच स्क्वेयर पी स्क्वेयर बी स्क्वेयर, तो वो फॉर्मूला ना कर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा रिलेशन, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। समझ में आ गई बात। तो जिसमें चेंज है निकालना है उसका फॉर्मूले को डेरिवेटिव कर दो, हमारे पास चेंज आ गया चेंज, बस किसके रिस्पेक्ट में करना है। अगर मान लो यही क्वेश्चन था और ये रेडियस के रिस्पेक्ट में ना बोलकर टाइम के रिस्पेक्ट में बोलता, किसके रिस्पेक्ट में बोलता, टाइम के रिस्पेक्ट में, तब क्या होता देखिए ध्यान से, डी ए बाय डी टी क्या लिखता, यही लिखा जाता। आगे क्या बात था, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो डी बाय डी टी पाई आर स्क्वेयर, करिए अभी बिल्कुल, अभी मैं एक बात लिख के बता रहा हूं, बाद में नहीं लिखूंगा, समझ जाना। डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू, अब इसका करिए कितना बनेगा 2 पाई आर डी आर बाय, यहां पर डी आर बाय डी आर कट के 1 बन गया था, पर यहां पर आर का तो करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया में चेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले किस में चेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेडियस में चेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रेडियस का कुछ चेंज उन्होंने दे रखा होगा, समझ में आ गई। नहीं दे रखा है तो हमारा क्वेश्चन अधूरा है फिर वो, ठीक है। यहां पे तो रेडियस में चेंज था तो वो तो आया ही नहीं, सीधे रेडियस की वैल्यू दी पुट कर दी। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में है तो डी आर बाई डी टी बनेगा, मतलब कि हमें रेडियस में भी चेंज पता होना चाहिए, क्योंकि जब टाइम बढ़ रहा है सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो उस टाइम पे साथ साथ रेडियस भी तो बढ़ेगी, रेडियस की वजह से ही तो सरफेस एरिया बढ़ेगा सर्कल का। एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ये है इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस, इस सर्कल से ये सर्कल बन गया है, रेडियस में चेंज आया है तभी तो बड़ा सर्कल बना है, तभी तो उसके सरफेस एरिया में चेंज आएगा। समझ में आ गया। तो किसके रिस्पेक्ट में बात चल रही थी यहाँ पर, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमें रेडियस में चेंज निकालना, फिर दे रखा होगा वो गिवन होगा। इससे बढ़िया बात क्या होगी, हर एक क्वेश्चन ऐसे ही होगा। क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल है नहीं है ना। अब थोड़ी स्पीड पकड़ें, देखो फटाफट सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा स्टेटमेंट वगैरह लिख लोगे ना खुद से ही, जो भी गिवन है जो भी फाइंड करना है वो तो खुद से लिख लोगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। सबसे पहले लिखना स्टेटमेंट। अगर देखिए बेटा जो भी मैथ है बोर्ड वाला, बोर्ड में टीचर क्या चाहते हैं, हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट वाले और विदाउट स्टेटमेंट। जो विदाउट स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट कर दो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। जैसे मैंने लिखा था ना एरिया ऑफ सर्कल, और मैंने ए माना था, आपको बताना पड़ेगा जो कैपिटल ए है वो एरिया ऑफ सर्कल मान रखा है और वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अगर कुछ और वैल्यू दे रखी है तो आपको वो लिखनी पड़ेगी। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, इसमें सब कुछ है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम पता होना चाहिए। हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक किया, अगर मैं साइड में लिखूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है ए क्यूब, कितना ए क्यूब पता है हमें, लिख दिया। आगे क्या है क्वेश्चन में हमें नहीं पता क्या निकालना है, पर इतना पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो ये होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, चेंज होना, तो किस में चेंज हो रहा है अब, वॉल्यूम में। तो कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको जिससे आपको पता लग जाएगा कि चेंज की बात हो रही है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, लेस, मोर, कुछ भी, ठीक है ना। तो चेंज जिसमें होगा पता लग जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, लेट या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है बोलिए ए क्यूब, और हमें गिवन क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना दे रखा है बताओ जल्दी, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं वॉल्यूम को v ले लूं, इसका मतलब क्या हुआ dv बाय
dt। क्यों, पीछे क्या है, तो इसलिए नीचे क्या आ गया, यहां पर तो नहीं लिख रखा कहीं पर भी रेडियस के रिस्पेक्ट में होगा, कैसे पता लगा, चेंज दे रखा है भाई। ये किसका है, किसका है, क्यूब है, वॉल्यूम हो गया, ये क्या है, टाइम, तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो dv बाई dt कितना दे दिया हमें, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर, क्या मुझे इसका फॉर्मूला पता है। अब एक बात बताओ, ये चेंज किसने दिया, उन्होंने दिया है ना, एग्जामिनर ने, हम भी तो चेंज निकाल सकते हैं, निकालो चेंज, बोलो कितना होगा, dv बाई dt, चेंज निकालो, डी बाई डी टी ए क्यू, हम भी तो निकाल सकते हैं ना चेंज, बस वही चेंज निकालना है। तो dv बाई डी टी कितना आया बोलिए, 3a स्क्वेयर da बाय, होगा या नहीं होगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ा है, इतनी बात तो हम तुरंत निकाल जाएंगे। उसने बोला कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, मान लीजिए ये होता है, जिसकी साइड कितनी है a, चेंज दे रखा है, लिख दिया, चेंज उन्होंने दे रखा है, हम अपना भी तो चेंज निकाल सकते हैं, हमने अपना चेंज निकाल दिया, निकल गया अपना चेंज। फिर आगे देखते हैं क्या बोलता है वो, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो उनको किसका सरफेस चेंज चाहिए है, उनको किसका चाहिए है, सरफेस एरिया का। मैंने आपको बोला था कि जिसका भी उनको चेंज चाहिए है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोलिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वेयर, इसी में ही तो चेंज चाहिए है, निकाल सकता हूं चेंज, सरफेस एरिया का मैंने क्या मान लिया, तो निकाल दो ds बाय, सर अभी कैसे पता लगेगा कि हमें टी के रिस्पेक्ट में करना है, अभी तक हमें किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, उसी के रिस्पेक्ट में चलेगा। फिर जब वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो सरफेस एरिया भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज लेना पड़ेगा। लगाओ फॉर्मूला, बताओ 12a da बाय, यस और नो, हाँ या ना। अभी मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना रखा है, क्वेश्चन को ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, बता रहा हूं क्योंकि मुझे सारी चीजें धीरे धीरे बाइंड अप करनी पड़ेगी। क्या ये मुझे चाहिए है, आ गया, आ गया, यही तो चाहिए था, चेंज इन सरफेस एरिया। कुछ ना समझ में ना क्वेश्चन में, जिसमें चेंज चाहिए है उसका फॉर्मूला लेके उसे डेरिवेटिव कर दो, वो आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर तो आ गया, बट ये क्या रे, डी ए बाई डी टी, ये तो साइड में चेंज है, तो मुझे इसकी तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो बस जो गिवन है वहां से आएगी। गिवन क्या है, डी ए बाई डी टी, कितनी वैल्यू, ये चेंज उन्होंने दे रखा था, ये चेंज मैंने निकाला, वैल्यू पुट कर दूं, 8 इक्वल्स टू 3a स्क्वेयर डी ए बाय, इसके नीचे आ जाएगा, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई, 8 बाय 3a स्क्वेयर, ये किस में चेंज आ गया, साइड में आ गया, यहां पुट कर दो, डी एस बाय 12a मल्टीप्लाई 8 बाय 3a स्क्वेयर, और जो सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर पर ए से, तो कितना बचा, 3 1 जा 3, 8 4 जा 32a सेंटीमीटर स्क्वेयर पर, ये आ गया चेंज किसमें, सरफेस एरिया में। फिर आगे क्या बोल रखा है, व्हेन एज इज 12 सेंटीमीटर, ये बात एज इज 12 सेंटीमीटर बिल्कुल स्टार्टिंग में भी दे सकता है और लास्ट में भी दे सकता है, हमें करना कब है, वो लास्ट में ही, बट पहले तो चेंज तो निकाल लो ना, तभी तो किसी इंस्टेंट पॉइंट की बात होगी कि इस पॉइंट पर कितना चेंज है, वही तो रेट चेंज होता है। रेट ऑफ चेंज कुछ नहीं बेटा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेगा कि इस पॉइंट पर कितना चेंज होगा, वही रेट ऑफ चेंज है, इस पॉइंट पर कितना चेंज हो रहा है, तो बस कितने पॉइंट की बात हो रही है, 12 की, तो जो हमारा ए है वो कितना है 12, बस पुट कर दो इसमें, डी एस बाय 32 बाय 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका चेंज आ जाएगा, काट लेना इसको, आया समझ में। अब एक चीज देखिए, मैंने बीच में लाइन लगाई है, ये सारा पोर्शन गिवन था, ये सारा पोर्शन फाइंड करना था, हाँ या ना, तो बस जो भी हमें फाइंड करना है, जो भी हमें उसका फॉर्मूला पता होगा उसका डेरिवेटिव ले दो, उस डेरिवेटिव में कुछ ऐसा आएगा ही आएगा, वो कहां से आएगा, गिवन से, तो मतलब जो गिवन है उसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका भी डेरिवेटिव ले देंगे, ठीक है, जो गिवन होगा डेरिवेटिव उसका भी आएगा, और जो फाइंड करना है डेरिवेटिव, नमस्ते बेटा, डेरिवेटिव उसका भी आएगा। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत, तो 2 बार डेरिवेटिव होना ही होना है, गिवन टर्म का भी और फाइंड टर्म का भी। ये थोड़ा सा लंबा पड़ गया है,
अगला क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्म में करें, पता लग गया। एग्जाम में तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने ये करवाया है। ठीक है भाई, वॉल्यूम का गिवन था, हमने फॉर्मूला से डेरिवेटिव निकाल दिया, उन्होंने जो दे रखा था वैल्यू पुट की, वहां से एक ही तो वेरिएबल बचा, इसका चेंज साइड का, सरफेस एरिया निकाला, उसमें वो चेंज आ गया, वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, उतारो फटाफट। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन करें, पढ़ो फटाफट। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, तो किसी सर्कल की रेडियस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज किस में आ रहा है। डायरेक्ट लिखूं, क्या दे रखा है, डी आर अपॉन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, आगे देखिए 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डी आर बाई डी टी कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर पर, ये गिवन है। आगे पढ़ो, हाउ कहां गया, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग, हमें किस में चेंज निकालना है, एरिया में, एरिया के मैंने क्या ले लिया, ए, इसमें निकालना है डी ए बाय डी टी। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, तो बस पाई आर स्क्वेयर लगाओ, कितना बन गया, 2 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, आ गया। टाइम के रिस्पेक्ट में है, गलती नहीं की हमने, जल्दी बोलो, गलती नहीं कर दिया बेटा, जब टाइम के रिस्पेक्ट में है तो रेडियस का कर रहे हो तो डी आर बाई डी टी भी तो आएगा, आर के रिस्पेक्ट में तो खत्म होगा ना वो, ये गलती होगी पेपर में। सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ये बाद में लगा देना भाई, इसका करोगे पाई आर स्क्वायर का 2 आगे 2 पाई आर, फिर आर का डी आर बाई, इसके लिए तो चेंज निकालना था, आ गया चेंज, बस एक चीज बच गई, क्या गिवन है, बस पुट कर दो 2 पाई आर इंटू 3, बोलिए 6 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ये आंसर आ गया आपका। ये क्या आ गया, फिर क्या बोल रखा है, व्हेन द रेडियस इज, बस रेडियस के लिए कितनी दे दी, पहले तो चेंज निकालना पड़ेगा बेटा, ये बात तो दिमाग में रखो, पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, चेंज, तो रेडियस की वैल्यू कितनी है 10, तो डी ए बाई डी टी कितना आ जाएगा, 6 इंटू पाई इंटू 10, बोलिए 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन था, आया समझ में, उतारो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, पढ़ो जल्दी। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एज ऑफ वेरिएबल क्यूब मतलब कि कोई क्यूब है जिसकी एज क्या है, वेरिएबल मतलब चेंजेबल, तो किसकी बात हो रही है, डी ए बाय, किसके रिस्पेक्ट में, आगे कुछ दे रखा होगा, इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर, अगर कुछ समझ में ना आए ना सर, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये तो पता लगा चेंज है, पर ये चेंज समझ में नहीं आ रहा किसमें है, वो यूनिट बता देंगे किस, क्या है, सेंटीमीटर। अगर हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, अगर ये चीजें आ जाए ना तो उसकी यूनिट रहेगी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मतलब कि डिग्री कितनी 1। अगर एरिया आ जाए, क्या आ जाए, एरिया, तो उसकी यूनिट मतलब डिग्री कितनी 2। अगर क्या आ जाए वॉल्यूम, तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, कुछ भी यूनिट हो सकती है, उसके ऊपर क्या रहेगा, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एरिया है, लेंथ है, वॉल्यूम है, क्या है, पता लग जाएगा। सेंटीमीटर से तुरंत क्या पता लगा कि भाई कुछ लेंथ की बात हो रही है, अब लेंथ किसी की हो सकती है, वो रेडियस भी हो सकती है, पर वो लेंथ की बात हो रही है। और यहां पर क्या है, क्यूब, तो क्यूब की क्या होगी, एज ही होगी, और वहां पे लिख भी रखा है वेरिएबल क्यूब, तो वेरिएबल क्यूब है, पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पे साथ में एज लिख रखा था, तो समझ में आ गया। मैंने एज ली कितनी, ए, आपको लिखना पड़ेगा लेट द एज ऑफ ए क्यूब इक्वल्स टू ए, सो डी ए बाई डी टी जो हमें गिवन है, फिर बता दोगे, स्टेटमेंट वगैरह लिख लोगे, ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं, हाउ फास्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है कितनी स्पीड से चेंज होगा, करो भाई, क्या निकालना है, डीवी बाय, यही तो निकालना है, मैंने v यूज किया, आपको बताना पड़ेगा बेटा कि v किसके लिए नोटेशन डाली हमने, वॉल्यूम के लिए, a किसके लिए नोटेशन डाली हमने, एज के लिए, या एग्जाम में बता देना, ना बताओ तो ऐसे लिख देना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख दिया, ब्रैकेट v इक्वल्स टू कितना होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बताओ a क्यूब,
अब बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं यहां पर लिख चुका हूं ऑलरेडी। तो dv बाय dt कितना हो जाएगा 3a² dA बाय, डन। आगे बढ़े, बस वैल्यू पुट कर दो dA बाय dt कितनी है, तो dv बाय dt बोलिए 3a² इंटू 3 कितना आ गया 9a² सेंटीमीटर क्यूब पर आ गया। आगे क्या दे रखा है, कितनी एच दे रखी है 10, जब ए की वैल्यू कितनी है तो dv बाय dt 9 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आया समझ में, उतारो फटाफट बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वो नॉर्मल क्वेश्चन थे, बट कहने का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल है, क्वेश्चन ही ऐसे आने हैं सारे, जो भी क्वेश्चन आएंगे आएंगे सारे ही ऐसे। अभी तक कुछ ना कुछ तो हमें चेंज दे रखा था, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके काम चल रहा था, हमें अब चेंज निकाल के फिर किसी और में पुट करके तब चेंज निकालेंगे, थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा पर आएंगे क्वेश्चन यही। जैसे कि फिफ्थ क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। अच्छा एक बात बताओ, रेट ऑफ चेंज क्या, किसी चीज में चेंज करना उसकी वजह से किसी और चीज में चेंज हो जाना। अभी जो क्वेश्चन आया है, हमारे पास एक पॉन्ड है, तालाब है, पानी एकदम शांत है उसका, आपने उसमें एक पत्थर फेंक दिया, पत्थर, जैसे ही पत्थर जाके गिरेगा क्या हो जाएगा, पानी में हलचल आ जाएगी। आपने कुछ किया और चेंज आ गया, आपने पत्थर फेंका और उसमें क्या आ गया, चेंज आ गया, नहीं आ गया चेंज, आ गई बात समझ में। तो बस वही है कि हमारे पास अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, एक शांत लेक थी, उसमें हमने क्या डाल दिया, एक स्टोन डाल दिया। अच्छा एक बात बताओ, जो उसमें हलचल होगी वो हलचल किस फॉर्म में होगी, सर्कुलर फॉर्म में होगी। मान लीजिए मैंने पत्थर यहां पर फेंका, सर्कल बन जाएगा, फिर वो जो सर्कल सर्कुलर फॉर्म तो होगी पर वो वेव होगी, वो सर्कल आगे बढ़ता जाएगा। अभी ये सर्कल छोटा है, आगे फिर सर्कल आगे और बढ़ा, वो सर्कल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, चेंज हो रहा है ना, हर सेकंड चेंज हो रहा है सर्कल, सर्कल का साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो सर्कल का साइज चेंज जो हो रहा है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, रेडियस, रेडियस बढ़ रही है तभी तो सर्कल बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन देखते हैं, A stone is dropped into a quiet lake and wave move in circle at a speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये क्या हो सकती है, सर्कल की बात चल रही है, क्या हो सकता है, ये रेडियस ही हो सकती है। तो रेडियस में चेंज दे दिया है, क्या दे दिया है भाई, dr बाय कितना, जरूरी है रेडियस ही होगी, सरकमफ्रेंस नहीं हो सकता ये उसका सरकमफ्रेंस नहीं हो सकता, सरकमफ्रेंस में तो सेंटीमीटर ही आएगा। बताओ नहीं समझ में आई बात भाई, जो लेंथ है अभी बताया, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस या फिर रेडियस, इन सब की यूनिट क्या रहेगी, सिंगल पावर डिग्री कितनी रहेगी, 1 पावर कितनी रहेगी, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, डिग्री कितनी है 1 है सबकी। अगर आप ये रेडियस बोल रहे हो, ये सरकमफ्रेंस भी तो हो सकता है सर, वो कैसे पता लगेगा, वो क्वेश्चन ही बता देगा, एक बार क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लो अपने आप ही पता लग जाएगा। A stone is dropped into a quiet lake. A wave move in circle at a speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circle wave is 8 centimeter. किसकी बात हो रही है ये, रेडियस की, तो किसका चेंज होगा, ये रेडियस का ही चेंज होगा। ठीक है, हाउ फास्ट द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीज, हमें अभी देख लीजिए, जो हमें इंस्टेंट की बात हो रही है वो पहले दे दी, इंक्रीज चेंज बाद में पूछ रखा है, तो जो कहीं पर भी दे दे, इंस्टेंस की बात हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, पहले चेंज निकालना पड़ेगा। तो किस में चेंज निकालना है, एरिया में, डीए बाय, इसी यही तो निकालना है, कितना होता है सर्कल का बताइए, पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कितना बन जाएगा 2 पाई आर, डी आर बाय, हाँ बस ये सुनना चाह रहा था, और डी आर बाय डी टी है हमारे पास, वैल्यू पुट कर दोगे, फिर लास्ट में बोल रखा कि रेडियस कितनी है 8, वैल्यू में पुट कर दोगे, हमारा जो आएगा क्या आ जाएगा, एरिया में चेंज आ जाएगा जब रेडियस कितनी है, देखिए 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू पुट कर दू 8, और चेंज की वैल्यू पुट कर दू 8 5 जा 42 जा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, हर सेकेंड इतनी स्पीड से एरिया बढ़ रहा है उसका,
अभी मान लीजिए इस सेकंड पर इतना एरिया है तो अगली सेकंड में इतने एरिया से स्पीड से एरिया उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये चेंज आ गया, हर एक सेकंड में इतना चेंज आ रहा है एरिया में। समझ में आ गई बात? ये आपका आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन था? आसान है ये, हाई लेवल क्वेश्चन है बेटा। इससे और हाई लेवल पे चलें। अगला क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है वो खुद ही कर लेना। सिक्स्थ क्वेश्चन तो सरकमफ्रेंस की बात कर रखा है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। अगर आप 2 पाई आर का अच्छा इसमें ना एक अच्छी चीज आई है, चलो बता देता हूं, लिखो फटाफट। देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होगा, 2 पाई आर। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेने जाओगे डी सी बाय, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, टाइम के, क्या बनेगा 2 पाई। क्या इसमें रेडियस बचा, फिर कभी भी ये नहीं पूछेगा कि इस पॉइंट पर रेडियस के इस पॉइंट पर बताओ, क्योंकि रेडियस तो बची नहीं, ऐसा पूछेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? हाँ यहाँ पर ये जरूर आ जाएगा डी आर बाय, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी आ जाएगा। डी आर बाई डी टी की वैल्यू उसने दे रखी है 0.7, पर क्या कभी ये बोलेगा कि इस रेडियस जब इतनी है उतना बताओ, क्यों, रेडियस तो है ही नहीं है, अब पूछेगा भी नहीं। ठीक है, कर लो ये क्वेश्चन, करो जल्दी बेटा। 7th क्वेश्चन देखें। अब 7th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उसमें डिक्रीजिंग की बात हो रही है, तो वैल्यू डिक्रीजिंग में है तो कैसे आनी चाहिए, नेगेटिव में आनी चाहिए। चलो करते हैं। द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल, उन्होंने जब लेंथ एक्स दे दी है तो हमें एक्स ही लेनी पड़ेगी, इज डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर, तो क्या दे रखा है, डी एक्स बाय डी टी, क्या लिखू, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। देखो माइनस लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। उन्होंने डिक्रीज वर्ड यूज किया था, अगर मैं यहां पर डिक्रीज लिखता तो माइनस नहीं आता। अब मैंने कहीं तो सीधा ही dx बाई dt लिखा है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, माइनस लगाना पड़ेगा। ये नोटेशन ही किसकी है, डिक्रीज होने की। आगे बढ़े। एंड विड्थ y इंक्रीजेज dy बाय dt कितनी हो रही है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान से देखना। ठीक है, फिर ये बोल दिया इन इंस्टेंस की बात कर दी कि x इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू 6। ये कब यूज करेंगे, लास्ट में। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कब यूज करते हैं उसको, लास्ट में ही। पहले चेंज तो निकालना पड़ेगा, किसकी चेंज की बात हो रही है, आगे देखो। फाइंड द रेट चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया, तो हमें पेरीमीटर भी निकालना है और उसका एरिया। तो डीपी बाय, पेरीमीटर को पी से लिख लिया, डीपी बाय dt। एरिया निकालना है डी बाय dt। ये नोटेशन तो बता दोगे ना, पी हमने पेरीमीटर लिया है और ये हमने एरिया। पेरीमीटर बताओ क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी, बट यहां पर एल मत लिख देना क्योंकि एल लेंथ तो दे रखी है एक्स, ब्रेथ मत लिख देना, ब्रेथ कितनी दे रखी है वाई। इसका चेंज निकालना है। एरिया बताओ, एल इंटू बी मतलब कि एक्स इंटू वाई, यही बनेगा। करो फटाफट, डीपी बाय डी टी। बोलिए, 2 तो रहेगा ही रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाय वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी टी। ठीक है, डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू -5 कितनी आ गई, -2 सेंटीमीटर पर। तो जब लेंथ डिक्रीज होगी और विड्थ इंक्रीज होगी, उसका पेरीमीटर क्या हो रहा है, पेरीमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज। माइनस आ गया, देख लो आंसर में आया नहीं आया, क्या बेटे, -5 + 4 -1 -1 टू जा, अच्छा मिनट है, अच्छा ये तो चलो कोई नहीं, अपना देख लेना। ये बात समझ में आई, जैसे ही माइनस आया दिमाग में आएगी जो पेरीमीटर है इन दोनों से क्या होगा, डिक्रीज। एरिया का तो नहीं पता, एरिया निकालते हैं, करो भाई। x एज इट इज dy बाय डी टी प्लस वाई एज इट इज डी एक्स बाय, भाई यू भी लगा दोगे ना, u डॉट वी, u dv बाय डी टी प्लस v du बाय t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ठीक है। x dy बाय डी टी बोलिए कितना है, 4y dx बाय डी टी -5। ये आ गया हमारा किसमें, एरिया में चेंज। पर कुछ पर्टिकुलर की बात हो रही है क्या, यहां पर पर्टिकुलर यूज हुआ,
बचा ही नहीं। पर्टिकुलर कहाँ यूज होगा, तो कहाँ यूज करना पड़ेगा हमें, एरिया में। चलो एरिया निकाल देते हैं, वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू कितनी है 8 और वाई की वैल्यू कितनी है 6। बोलो भाई 8 4 जा 6 5 जा कितना आ गया 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये क्या आया डीए बाय। पेरीमीटर क्या हो रहा था डिक्रीज, एरिया क्या हो रहा है। क्या मुश्किल क्वेश्चन है बता दो मेरे को। अब उन्होंने बोला कि पेरीमीटर में चेंज चाहिए, क्या पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है, बस उसी का ही डेरिवेटिव लेना है। क्या एरिया का चेंज चाहिए, क्या एरिया का फॉर्मूला याद है, उसी में ही लेना है। अगर वो पर्टिकुलर बोलेगा, इसने पर्टिकुलर बोलता, क्या पर्टिकुलर आता, आ ही नहीं सकता, क्योंकि बचे ही नहीं एक्स वाई की वैल्यू, खाली चेंज वैल्यू पुट की आंसर आ जाता। इसमें पर्टिकुलर है। कई बार ये करेगा कि ऐसा होगा, पर्टिकुलर की बात करेगा तो कैसे पुट कर लोगे, तो ये खाली गुमराह करने के लिए दे रखा है, तो यूज नहीं होना। हाँ कुछ है तो पुट कर देंगे। समझ में आया, आसान क्वेश्चन था, उतार लो।